हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमें डिस्कस करना है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमें अभिक्रिया का वेग हम पहले पढ़ेंगे, अभिक्रिया की इकाई क्या मतलब उसके वेग की इकाई क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स भी देख रहे होंगे और हमें देखना है किसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इससे लास्ट वाली क्लास में, जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो हमने देखा था क्या था, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी था, किसके आर एवरेज के इक्वल था, नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो था। अब देखो मैं बता दूं आपको, यदि कोई रिएक्शन है, मान के चलिए रिएक्शन है ए प्लस बी से प्रोडक्ट मिल रहा है हमें दिस वन। यदि कोई रिएक्शन है ये, इससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है पी, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है पी, रिएक्टेंट्स क्या है इसके रिएक्टेंट्स हैं आर। इतनी बात समझ में आई। मान के चलिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने हैं, t बराबर 0 समय पर या फिर t बराबर 0 समय पर जो रिएक्टेंट है वो तो पूरा होगा, उसे मान लीजिए R1। क्या मान लीजिए, R1 मान लीजिए, या फिर t बराबर t1 समय पर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसे R1 मान लीजिए, ठीक है। t बराबर t2 यानी कि वो समय, ये तो वो समय जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ये वाला वो समय है जब जो हमारी रिएक्शन है वो पूरी हो चुकी है। ये वो समय है जब जो हमारी रिएक्शन है वो पूरी हो चुकी है। यदि इस तरीके से है और रिएक्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे R2 हो जाता है, प्रोडक्ट पहले P1 था फिर प्रोडक्ट P2 है, यानी कि समझिए कि पहले क्या था T1 समय कुछ भी ले लीजिए आप, 0 वगैरह कुछ भी, T2 समय जब रिएक्शन ख़त्म हो गई उस समय पे जो रिएक्टेंट मिल रहा है R2 मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है आपका P1 है और बाद में जाके वो क्या हो गया बच्चों P2 हो गया। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे डेल्टा R क्या दिखाता है, R2 माइनस R1 दिखाता है, यानी कि कितना डिफरेंस उनमें आया है, इन दोनों में कितना डिफरेंस आया है उसको डेनोट कर रहा होता है हमारा डेल R। बात समझ में आई। और डेल्टा P क्या दिखाता है, डेल्टा P दिखाता है कि P2 माइनस P1 यानी कि कितना डिफरेंस प्रोडक्ट में आया है वो दिखा रहा होता है P2 माइनस P1। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए डेल्टा T दिखा रहा होता है यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि T2 समय में और T1 समय में उन दोनों रिएक्शंस मतलब वो जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनमें कितना टाइम लगा, वो चीज़ क्या दिखा रही होती है आपकी डेल्टा T दिखा रही होती है। बात समझ में आई। जब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मक्खन हो जाएगा। देखो ये था R इंस्टेंटेनियस का था, वो हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसकी इकाई क्या होगी, इकाई होगी इसका मतलब क्या होता है डेल्टा R बाई डेल्टा T, यही तो होता है किसका वेग की इकाई देख रहे हैं। वेग बराबर क्या होता है, ये होता है, या फिर P बराबर डेल्टा T, यही तो होता है। यह बात सही है ना। अब देखो जब ये होती हैं चीज़ें, R का मतलब क्या है सांद्रता, ठीक है। T का मतलब क्या है समय, ये है हमारा सांद्रता में परिवर्तन, ये है हमारा समय में परिवर्तन, या और कोई बात है, यही तो बात है। अब देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लग गए समय में परिवर्तन, यही तो चीज़ें दिखा रही हैं, ठीक है। अब देखो जो सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, और टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी इकाई हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप आपको बात समझ में आई है। मोल का मतलब जो सांद्रता है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक होता है S, तो इसे हम दिखा सकते हैं मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई ना बात। नेक्स्ट देखिए, यदि हम इसे क्या लें, ये गैसियस फॉर्म में हो तो वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होगा, उसका वेग वगैरह सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही होंगी, उस पर लगने वाले प्रेशर पर डिपेंड कर रही होंगी। तो उसके लिए हम लेते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक में जो चेंज आ रहा है पर सेकेंड हम वो लेते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक एस इनवर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगी, वेग की एक इकाई हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, वेग की इकाई हो जाएगी। तो वेग की इकाई क्या मिली हमें, हमें मिली मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई ना बात। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं जो कि इंटरेस्टिंग है कि जो हमारी अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया में जो इसकी सांद्रता में कमी आ रही है ना, अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर होती है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। अमेजिंग बात है, नीचे देखिए लिखी हुई है, अभिक्रिया की सांद्रता में, मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर होती है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। यानी कि जितनी जितनी अभिकारक कम होते जाएंगे उत्पाद वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, जितने जितने अभिकारक कम होंगे उत्पाद वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को? यानी कि उसकी अभिकारक की सांद्रता में जैसे जैसे कमी होगी उत्पाद वैसे वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा। बच्चों आई होप आप समझ पाए हो, इस बात को आप समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक बात देखिए, हमारी जो रिएक्शंस थी उनके जो हम वेग लिख रहे थे वो सिंपल इस तरीके से आ रहे थे, लेकिन यदि कोई एक रिएक्शन है, ये किसके लिए थे वेग, जब यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक ना हो, स्टाइशियोमेट्रिक जो गुणांक हैं वो कितने हो, एक एक हो, तो उसके लिए रिएक्शंस के जो हमारे वेग होंगे वो इस तरीके से दिखाई देंगे, इस तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन किंतु परंतु यदि ऐसा हो कि इनके जो वेग हैं उसके, मतलब इनके जो अभिकारक हैं उनके सामने लगा हुआ हो स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक इस तरीके से, तो इसका वेग क्या होगा। इसका वेग लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है, तो आर एवरेज जब आप निकालेंगे, आर एवरेज जब आप निकालेंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखते हैं ना आप, तो उसका स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक यदि ए है, यदि इस वाले का देखें तो आप क्या लिखेंगे, उससे भाग दे देंगे, उससे भाग दे देंगे। ऐसा क्यों, मैं भी बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। एक रिएक्शन लेते हैं HI, HI से क्या बन रहा है, H2 + I2, इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके ही आपको रिएक्शंस को लिखना है, वरना क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। गैस था गैस और ये भी गैस। अब देखो इसका जो हमें वेग पता है, कैसे लिखेंगे आप, आर एवरेज, आर एवरेज क्या लिखेंगे, यदि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो H2/ΔT यही तो देखोगे। यदि हम इसको देखें एज अ रिएक्टेंट्स की परफॉर्म में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, HI/ΔT, माइनस साइन साथ में आना है। अब देखो ये जो है इसका मतलब क्या है, दो का मतलब क्या है कि ये दोगुनी रफ्तार से खपत कर रहा है। क्या कर रहा है, दोगुनी रफ्तार से खपत कर रहा है, यानी कि इसके 2 मोल बन रहे हैं, एक मोल के 2 मोल बन रहे हैं, एक मोल बन रहे हैं, मतलब 2 मोल था HI, उससे क्या बना, मतलब जो I था या फिर I2 था या फिर जो हमारा H2 था वो एक मोल बन गए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो HI है वो क्या कर रहा है, दुगनी रफ्तार से खपत कर रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड देना पड़ता है। यानी कि क्या होगा, यदि ये दुगनी रफ्तार से खपत कर रहा है, दुगनी रफ्तार से खपत कर रहा है तो ये दुगनी रफ्तार से तो नहीं बन रहे, तो ये तो इसके इक्वल नहीं होगा, इसकी इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये दुगनी रफ्तार से नहीं बन रही है, तो सिंपल 1 की स्पीड से ही बन रहे हैं, मतलब 1 की रफ्तार से बन रहे हैं। ये दुगनी रफ्तार से बन रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, डिवाइड देना पड़ता है स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक से। आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसका जो आप वेग लिखेंगे तो स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक भी साथ में डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। आई होप आप बात समझ चुके हैं। यदि एक रिएक्शन थी हमारी, अभी जो हमने देखा था क्या थी रिएक्शन, हमारी रिएक्शन थी ये वाली, बन रहा था, ये चीज़ बन रही थी ना,
तो इसका जो वेग देखेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो होता है वो क्या होगा, -1/a होगा, बराबर -1/b डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू, या फिर लिख दीजिए आप यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक भी साथ में लिखोगे। इस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हैं। आई होप आप बात अब समझ चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि इसका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक हमें इस तरीके से लिखना होता है ताकि जो हमारी बात है वो पूरी की पूरी प्रॉपर बैलेंस्ड रहे। बात समझ में आई? आगे चलें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसकी थ्योरी जो है, देखो इसकी थ्योरी मतलब मैंने आपको सारी की सारी समझा दी है। यदि आपको नोट्स चाहिए, इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ से जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसके नोट्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में ख़रीद सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं। अब हमें देखना है आगे, ठीक है। अगर कोई गैस में है तो वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो उसकी जो सांद्रता है वो डिपेंड कर रही होती है प्रेशर पे, यानी कि वो किसके समानुपाती होता है, प्रेशर की। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा सांद्रता भी घट रही होगी, समानुपाती होती है। अतः अभिक्रिया के वेग को अभिक्रमक तथा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन से व्यक्त किया जाता है। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जैसे जैसे दाब में परिवर्तन करोगे वैसे वैसे परिवर्तन होता चला जाएगा। किसके अंदर बच्चों? होता चला जाएगा उसकी सांद्रता में परिवर्तन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4.2 है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं या फिर आपको ऊपर भी दिख रहा होगा एग्जांपल। अब देखो हमें क्या दे रखा है, N2O5। N2O5 के अपघटन के अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, यानी कि प्रारंभ में जो हमें क्या मिली, इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारी N2O5 की सांद्रता थी 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो टाइम कितना दे रखा है, 144 मिनट बाद घटकर 2.08 हो गई। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन से देखिए, हमें गिवन है R1 R2। R1 कितनी है देखिए आप, R1 है हमारी 2.33 मोल प्रति लीटर, और ये कितनी हो गई, 2.08 मोल प्रति लीटर हो चुकी है। ठीक है, यदि डेल्टा R यहाँ से देखें तो क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। दिस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना निकल करके आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट, डेल्टा R आपका ये हो गया। अब देखो इसका वेग यदि आप देखेंगे, वेग किसका देख रहे हैं हम, N2O5 का वेग देख रहे हैं हम, N2O5 का औसत वेग, औसत वेग देखिए, औसत वेग होगा आपका डेल्टा R बाई डेल्टा T माइनस के, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से पता चल रहा है ना कि ये चीज़ माइनस निकल करके आती है। जैसे बैलेंस करने के लिए हमें ऑलरेडी पहले से माइनस लगाना पड़ता है, तो जिससे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, जिससे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। टी कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 144 मिनट बाद, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको 184 मिनट्स, 184 मिनट्स दे रखे हैं आपको। तो क्या लिखोगे आप, 184, क्या लिखोगे, 184 मिनट्स लिखोगे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो रिएक्शन क्या थी हमारी, रिएक्शन थी किसके रेस्पेक्ट में हो रही थी ये सारी चीज़ें, 2N2O5 4NO2 प्लस O2, यही थी आपकी रिएक्शन। अब देखो इसका जो आप वेग देखोगे, इसका जो वेग देखोगे N2O5 का,
N2O5 का जब आप वेग देखोगे डेल्टा टी माइनस कितना है आगे 2 है, तो भाग देना होगा क्योंकि ये दुगनी रफ्तार से खपत कर रहा है ताकि हमारी जो बातें हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड रहें। ठीक है, ये बात समझ में आई। N2O5 कितना दे रखा है, इसमें डिफरेंस आया 0.25 तो आप लिखोगे -0.25 डिवाइडेड बाई 184 इंटू 2 माइनस था, माइनस एक और था, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब आप इसे मतलब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब ये मिनट में आया है, इसने बोला है क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें क्या करना है, इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की घंटों में गणना करनी है। एक तो आप घंटों में, मिनटों में, सेकंडों के पदों में व्यक्त कीजिए। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पाद की दर बतानी है, यानी कि NO2 का जो उत्पाद है वो किस दर से बन रहा है। ठीक है, उसका भी हमें वेग बताना है। उसका वेग क्या होगा अभी हम देखेंगे। ये बात समझ में आई। ये तो निकल गया आपका मिनट में। अब जब आप इसे घंटों में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, यही तो था, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। कन्वर्ट करना है आर में, इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1 आवर, 60 मिनट, ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। आप इसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। यदि आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में आप कन्वर्ट कर देंगे इसे डिवाइड दे करके। जो हमारे निकला था, ये निकला था ना, ये निकला था मोल प्रति लीटर प्रति मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड दोगे इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट करोगे 1.13 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल प्रति लीटर एस इनवर्स मोल प्रति लीटर एस इनवर्स। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ऐसा हमने क्यों किया मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। जब हमें इसे क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये है मिनट में, तो हमें क्या करना होगा, 1 मिनट में कितनी होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। क्या होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। जब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में, मिनटों को सेकंड में, तो क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। 1 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 1/60 मिनट होती हैं, 1/60 मिनट होती हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया बच्चों, इसे डिवाइड दे दिया और ये चीज़ निकल कर के आ गई हमारे सेकंड में। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको। इसे कन्वर्ट करना है हमें, मतलब हमें क्या बताना है, NO2 के उत्पाद की दर, यानी कि प्रोडक्ट किस दर से बन रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आपने डेल्टा आर निकाला, डेल्टा टी हमें दे रखा है, उसी से हमने रिलेशन लिखा। इसका जो वेग बताते हैं वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। वेग को बस स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से भाग और देना, बस वो ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, आगे चलते हैं। NO2 का यदि हम वेग देखें, NO2 का वेग क्या होगा, NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आर एवरेज हम देख रहे हैं। ठीक है, या फिर वेग बोल दीजिए, एवरेज हम देख रहे हैं। NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 4 है, यानी कि 4 गुनी रफ्तार से बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको डिवाइड देना होगा। बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। अब ये इक्वल किसके रहा होगा, मैंने आपको बताया कि उत्पादन की दर बराबर होती है उसके अपघटन, यानी कि अभिक्रियक जितना घट रहा है अपघटन की दर के, जो कितनी थी N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी
-1/2 ये इस चीज़ के इक्वल रहा होगा। और ये किस चीज़ के इक्वल था, अभी हमने इसे सॉल्व करके निकाला, जो आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा, बताइए ज़रा। वो था हमारा 6.79 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ये भाग में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्या होगा आपका अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 6.79 × 10⁻⁴ × 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे जाके गुणा में हो जाएगा। ये चीज़ हमने कैसे लिखी, ये हमने उसकी अभिक्रिया की डेफिनेशन, मतलब जो वेग की जो परिभाषा थी उसी से लिखी है। उसने क्या बताई है हमें, जो उत्पाद की जो दर होती है वो उसके अभिक्रियकों के अपघटन की दर के बराबर होती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आई है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्वेश्चन देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, नेक्स्ट बोलता है वो अभिक्रिया की सांद्रता R1 कितनी दे रखी है, R1 दे रखी है 0.03 मोल। ठीक है, टाइम दे रखा है R2, देखिए R2 दे रखा है हमें 0.02 मोल। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 25 मिनट। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। बात समझ में आई आपको। अब देखो हमें इसका वेग निकालना है। जब हमें क्या दे दी, सांद्रता दे दी, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा आर निकाल सकते हैं। R2 - R1 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.02 - 0.03 दिस इज इक्वल टू 0.01 माइनस के। ये आ गया आपका डेल्टा आर। ठीक है, अब हमें डेल्टा टी भी दे रखा है 25 मिनट, डेल्टा टी दे रखा है 25 मिनट। तो हमें क्या लिखना है, वेग जब हमें लिखना है तो वेग बराबर किसके होगा, वेग बराबर हो जाएगा इसके डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। 0.01 माइनस था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों चीज़ें हो गई प्लस, डिवाइडेड बाई 25। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ रहा होगा। इसे सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, कल क्या आएगा, 4 × 10⁻⁴ मोल प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इस तरीके से आपका ये निकल करके आ जाएगा। अब आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करना आप जानते हैं क्या करना होगा, मिनट में है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसे देना होगा बच्चों डिवाइड। क्या करना होगा, देना होगा इसे डिवाइड। तो 4 × 10⁻⁴ को डिवाइड दोगे 60 से, ये निकल करके आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट था। ये 60 सेकंड से डिवाइड दिया तो 1 मिनट से गुणा कर दीजिए, ताकि क्या रहें, दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। ऐसे आप दिखा भी सकते हैं, ना चाहें तो मत दिखाइएगा, आपकी मर्जी है। बात समझ में आई, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। एग्जांपल नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बच्चों, फर्स्ट है। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है। हमें क्या पता है, वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल आर चाहिए। क्या चाहिए, डेल आर चाहिए। जब डेल आर चाहिए तो हमें R2 - R1 करना होगा। R2 - R1 किया तो निकल करके आया आपका दिस वन। जब आपका ये निकल करके आया, माइनस में था, जो हमारा आंसर हो, मतलब जो हम वेग निकालते हैं वो भी क्या रहता है, माइनस में रहता है। दोनों से माइनस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू। और इस तरीके से आपका ये मिनट में आंसर आया, क्योंकि मिनट दे रखी थी। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, इसे कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, डिवाइडेड बाई 60। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2A से बन रहा है उत्पाद, यानी कि यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक गुणांक का ध्यान रखना है। ये 2 गुनी रफ्तार से क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। एक ही सांद्रता 10 मिनट में, टी दे रखा है हमें 10 मिनट्स। 10 मिनट में 0.5 से
कितनी हो गई है, 0.4 मोल प्रति लीटर हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है 10 मिनट में, तो इसका मतलब क्या है कि उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट, यानी कि डेल्टा टी कितना होगा, 10 मिनट। R2 माइनस R1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई, जहाँ पे रिएक्शन खत्म हो रही है, उन दोनों के बीच का टाइम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ का मतलब होता है आपका डेल्टा टी। बात समझ में आई, यानी कि रिएक्शन को होने में जितना समय लग रहा है वही है डेल्टा टी। समझ में आई बात। और अब हमें क्या करना है, वेग की गणना करनी है। वेग क्या होगा, वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस, अब देखो 2 है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक, तो भाग देना होगा। ठीक है, डेल्टा आर निकालेंगे, डेल्टा आर आ जाएगा 0.4 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.1, माइनस में आएगी ये चीज़। ठीक है, ये बात समझ में आई, मोल प्रति लीटर। ठीक है, वेग क्या होगा, वेग हो जाएगा आपका, इसे आप लिखेंगे -1/2 इंटू 0.1, माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन्हें ऐसे दिखा दीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.005 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आई हैं। फर्स्ट देखिए, 2a से उत्पाद बन रहा था, 2a से उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब है कि स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक पे यहाँ पे ध्यान देना है। स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक यानी कि 2 गुनी रफ्तार से खपत हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, उसे बैलेंस रखने के लिए 2 से भाग देना होगा। जब आप उसे 2 से भाग दोगे तो आप आसानी से, जैसे आपने पीछे एग्जांपल्स किए हैं वैसे ही एज इट इज़ ये हो जाएगा। डेल्टा आर बराबर 0.4 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.1 मोल प्रति लीटर। वेग बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 0.1/10। 10 क्यों आया, क्योंकि 10 मिनट टाइम लग रहा है। यदि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि T1 इतना है, T2 इतना है, तो आप डेल्टा टी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम रिएक्शन को होने में लगा है। समझ में आई बात, ये हो गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एक भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ही वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो फिर आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, वहाँ से जाके आप नोट्स बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।